नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग, मेरे साथ दीपिका जी हैं, मेरे साथ परिवेश पांडे हैं। आज हम बात करते हैं रेप केस की रियलिटीज़ की। हमने देखा किस तरह से फर्जी केसेस बन जाते हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए। मेरा एक फ्रेंड है, वो मुझे बता रहा था कि लड़कियों से बात करना बंद कर दो। जब लड़कियों से बात ही नहीं करोगे तो कोई केस ही रजिस्टर्ड नहीं होगा, कोई इस तरह की बात नहीं होगी। दीपिका जी, ये बड़ा हाइपोथेटिकल एक जो है उसने क्वेश्चन किया। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा ये तो संभव ही नहीं है। तो फिर इसका क्या ऑप्शन है कि क्या लड़कियों से बात करें? ये उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो लोग, देखिए मैरिड और मैं अनमैरिड को इसमें अलग अलग कर देता हूँ। जो अनमैरिड है, जो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो ऐसे में वो किस तरह से बिहेव करें लड़कियों से, ये ध्यान में रखते हुए कि उनके खिलाफ कोई ऐसा रेप केस ना हो जाए। क्या आप एडवाइस करती हैं? देखो चिराग, मैं हालांकि मैं इन मुद्दों के ऊपर काम करती हूँ, फॉल्स एक्यूजेशंस जो आदमियों के ऊपर होते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी इग्नोरेंट नहीं हूँ इस फैक्ट के कि बहुत सारी महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती होती है, बहुत सारी महिलाओं के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है। तो सबसे पहले तो यही बोलना चाहूँगी कि ये बहुत गलत चीज़ है एंड ऑल आर एफर्ट्स शुड बी कि हमारे समाज में महिलाओं के साथ ऐसा बिल्कुल भी ना हो। और जितने भी जो यंग एज के लड़के हैं, मैं बिल्कुल समझती हूँ कि कंसेंट समझाना लड़कियों को भी ज़रूरी है और लड़कों को भी ज़रूरी है। लड़कों को इसलिए ज़रूरी है ताकि वो किसी को भी सेक्सुअल अब्यूज़ करने से पहले 10 बार सोचे कि उसका किसी इंसान के ऊपर कितना ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ सकता है, कितना सीरियस क्राइम है। और लड़कियों को इसलिए बताने की ज़रूरत है कि उनको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि अगर वो कंसेंट में है या नहीं है और उसको क्लियरली नहीं कम्युनिकेट कर रही हैं, सोच रही है कि वो ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी उसके बारे में क्लियरली, जैसे कहते हैं ना, नो मीन्स अ नो, बट यू हैव टू से नो, राइट। तो कंसेंट सबसे पहले बात समझाने की ज़रूरत है, लड़कियों को भी और लड़कों की भी। दूसरा, बहुत सारे लड़के आज के टाइम पे बिल्कुल डरे हुए हैं कि किसी के साथ क्या रिलेशनशिप में ना जाएं, लेकिन ये तो प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी, क्योंकि इतने ज़्यादा मामले हो रहे हैं एंड यू नेवर नो कि दूसरा इंसान किस इंटेंशन से आपकी लाइफ में आया है, क्या उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मुझे लगता है कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली कम्युनिकेशन थ्रू डॉक्यूमेंटेड फॉर्म। आप चैट में जो है बात कीजिए बिल्कुल डिटेल में। मतलब ऐसे ना रखिए कि आपके पास उसने अगर कुछ बोल दिया तो आपके पास कोई सबूत ही नहीं बचे। यानी आपका कहना है कि रिलेशन रखें लेकिन सारे सबूत इकट्ठे करते चले जाए। वो भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब जो समाज की सच्चाई है वो तो हम देख रहे हैं। क्योंकि अगर आपके पास सबूत हैं तो ही आप बच सकते हैं, नहीं तो हमारा कानून तो यही कहता है कि लड़की के शब्दों के बेसिस के ऊपर, लड़की की स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर कन्विक्शन हो सकता है। तो अब जो कानून है वो ज़रूरी है समझना, उसी के अकॉर्डिंग चलना ज़रूरी है। तो आपको जैसा लगता है कि आप सेफ अपने आप को कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, तो ज़रूरी तो है। नहीं तो ये सबूत अगर बात की जाए, जैसे फ़ोन पर आप बात कर रहे हो, तो इट कुड बी आइदर इन अ फॉर्म कि आप व्हाट्सएप, मतलब डिलीट मत करिए, या एसएमएस जो आ रहे हैं वो आप डिलीट मत करिए। बिल्कुल, मैं आपको एक केस बताती हूँ, बहुत पॉपुलर भी मीडिया में रहा। वो विजय जो है, एक साउथ इंडियन प्रोड्यूसर या कुछ है वो, हाँ, वो ऑलरेडी मैरिड थे और फिर ये महिला बोल रही है कि इसको शादी का झांसा देकर रेप किया। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ तो मैंने नहीं पढ़ा है उस केस को, लेकिन जितना मैंने, उनकी बेल उनको मिल गई, उनको एंटिसिपेटरी बेल मिली है। तो उसमें यही था कि व्हाट्सएप जो चैट्स हैं उनकी सालों तक जो हैं, उससे साफ पता चलता है कि महिला को पता है कि वो मैरिड है। वहाँ पे ऐसा कोई शादी का कोई बात नहीं हो रही है, दे आर इन अ कंसेंशुअल फिजिकल रिलेशनशिप। और ऐसा कोई शादी का झांसा देके ये अडल्ट वुमन, एक जिसके पास सोच है, समझ है, वो अगर रिलेशनशिप बनाती है, तो उन्होंने फाइनल कंक्लूजन कुछ केस के ऊपर नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बेल दे दी, ये बोल दिया कि हमारे को नहीं लगता कि इसको इसमें केस में जेल में पटकने की ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खासकर ये जो मैं आपको परसेंटेज बता रही हूँ, 41% रेप ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, एक बार कानून देख तो ले कि कोई प्रॉमिस हुआ भी था, नहीं हुआ था, उस लड़के की कोई गलती है कि नहीं है। 6-6 महीने, 1-1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल तक आप जेल में सड़ा रहे हो किसी को, और उसके बाद आप उसको बरी कर रहे हो, आप उसकी ज़िंदगी लौटा सकते हो? दीपिका जी, क्या लगता है आपको, ये जो आप जिस कानून की ज़्यादा जिक्र हो रही है, तो इस कानून में कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए, इस कानून में थोड़ा चेंजेस लाना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है इंडिया के अलावा और कहीं भी ऐसा कोई कानून नहीं है कि जहाँ पे आप लिव इन रिलेशनशिप में थे और उसके बाद 3 साल रहे, 4 साल रहे, किसी वजह से आपकी डिस्प्यूट हो गया, आप लोग, अगर लड़का डिसाइड कर ले कि उसको मूव आउट करना है,
तो महिला के लिए एक ये है कि आप जाके रेप केस लगा दो कि उसने शादी का झांसा दिया और रेप केस हो जाएगा। मतलब लड़के के पास ऑप्शन ही नहीं है डिनाई करने का कि कहीं पे भी वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है इस पर्टिकुलर फैक्ट को, जो कि रेप बनाया जा रहा है, ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है जिसको रेप, उसको एक रिव्यू करा जाए, उसको रीलुक करा जाए। अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे ऐसे केसेस आ चुके हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इसको डिफाइन किया है। बहुत सब्जेक्टिव है ये। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि एक महिला जिसके साथ फोर्स के साथ, उसकी कंसेंट के बगैर सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, रेप हुआ है, उसका एक्सपीरियंस, वो क्राइम अपने आप में क्या सीरियसनेस रखता है, और उसी क्राइम को आप यहाँ पे इक्वेट कर रहे हैं। पनिशमेंट भी सेम ही है, 10 साल 20 साल, राइट। एकदम से जेल में भी आप पटक देते हो, रेपिस्ट भी उसको आपको बोल रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल आप खुद रिलेशनशिप में रहे। महिलाएं लिख रही हैं, पहले यहाँ पे होटल में लेके गया, फिर वहाँ पे होटल में लेके गया। ये जो जबलपुर वाला केस है उसमें भी लिखा उसने, मुझे 8 बार वो अलग अलग होटल्स में लेकर गया। ये तो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है ना, ऐसे। तो ये जो है इस क्राइम की सिवियरिटी, मैं ये नहीं बोलती कि कोई अगर आपको चीट कर रहा है या अगर कोई महिला को झूठा झांसा देके और उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहा है तो वो क्राइम नहीं है या वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन क्या आप उसको रेप बोल सकते हैं? क्या आप उसकी पनिशमेंट 20 साल कर सकते हैं? क्या आप उसको इसी रेप की तरह ट्रीट कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता है। तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है इसको रिव्यू करना। और डॉक्यूमेंट्री की जैसे मैं बात की थी, संजय हेगड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत फेमस लॉयर हैं। उन्होंने इस तरह का उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में आर्ग्यूमेंट इस केस में रखा था। आज वो कहते हैं, बकायदा ऑन रिकॉर्ड मीडिया में उन्होंने बोला है कि उनसे गलती हुई थी इस मैटर को आर्ग्यू करने में और ये बोलने में कि अगर कोई शादी का झांसा देता है और उसके बाद रिलेशनशिप बनता है तो उसको रेप बोला जाए। वो बिल्कुल बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो रेप लॉज में आ गया है, धड़ल्ले से मिसयूज़ हो रहा है। हमने कई सारे केसेस ऐसे देखे और मैं कई सारे लोगों से, उस जनरेशन, मेरे दोस्त भी हैं, मिलता रहता हूँ। आजकल ट्रेंड ये है कि आप मिल रहे हैं, नोइंग द फैक्ट एवरीथिंग, आप पार्टीज़ करते हैं, आप ड्रिंक करते हैं, ओवर ड्रिंक करते हैं और आप बदतमीज़ी पर उतर आते हैं। लड़की समहाउ जब उसके साथ ये होता है तो वो शायद आपको इसलिए माफ़ कर देते कि चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, हम एक अच्छे टर्म्स में रहें, कोई बात नहीं, गलती हो गई होगी। लेकिन कई ऐसे केसेस हमने देखे हैं जिसमें लड़की माफ़ नहीं करती और वो एक लेवल तक पहुंच जाती है और कंप्लेंट हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए ये कल्चर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, पब कल्चर जिसको हम कह रहे हैं, चाहे वो गुड़गांव का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, तो यंगस्टर्स जो इस कल्चर के पार्ट हैं, जो जानते हैं सब कुछ, और आजकल तो अगर किसी को आप सजेशन दो तो कहते हैं हमें पता है, आप हमें ज़्यादा मत बताओ, वी नो। और नोइंग द फैक्ट कि लड़की, ये बहुत हिम्मत वाला काम है कि जाकर बोले कि मेरे साथ रेप हुआ है, क्योंकि इसमें उसकी इज्जत भी जुड़ी, जैसे आपने बोला था एक रियल विक्टिम के लिए आज भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो सिर्फ अपने लिए ये बोलेगी नहीं, उसकी फैमिली उससे जुड़ जाएगी, उसकी अपनी सोशल इमेज की टार्निश हो सकती है या उसका करियर स्पॉइल हो सकता है। तो इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में कोई एडवाइस है कि यंगस्टर्स जो इस तरह की पार्टीज करते हैं उनके लिए कोई पर्टिकुलर एडवाइस? मैं वही दोबारा से बोलूँगी, सेम चीज़, कंसेंट ही सब कुछ है। आप चाहे ड्रंक हैं, अगर आप ड्रंक हैं चाहे नहीं हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में इंडल्ज कर रहे हैं तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस महिला के साथ आप हैं, या खैर हमारे कानूनों में आदमी का तो रेप बोलते ही नहीं है, वो तो उसकी कंसेंट वगैरह का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन आदमियों के लिए ही इंस्ट्रक्शंस हैं क्योंकि महिला के अगेंस्ट ही क्राइम है। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आप किन सर्कमस्टेंसेस में एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में जा रहे हैं, और अगर आपको कहीं से भी लगता है कि वो महिला कंसेंट करने में कि सक्षम नहीं है, वो अपनी सेंसेस में नहीं है, तो इट इज़ बेटर टू एब्सोल्यूटली नॉट एंगेज इन अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। और अगर आप कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि जो महिला है उसको अपनी कंसेंट की बिल्कुल समझ है और वो क्लियरली आपको जो है एक्सेप्ट कर रही है या फिर अलाउ कर रही है आपके साथ तो मैम सेक्सुअल रिलेशनशिप। ये जो कंसेंट है, ये सिर्फ बातचीत से पता लगेगी या उनके हाव भाव से या उस पर्टिकुलर सिचुएशन से पता लगेगी? जो हमारा कानून है वो यही बोलता है, वर्बल और नॉन वर्बल जेस्चर्स। तो वो नॉन वर्बल जेस्चर्स भी हो सकते हैं ऑब्वियसली। अब आप बिल्कुल ये तो बोलते नहीं हो कि मैं कंसेंट कर रही हूँ, या कोई पूछता नहीं है कि तुम कंसेंट कर रही हो कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कानून हो गए हैं, बहुत जरूरी है ये पूछना कि आप कंसेंट कर रहे हो कि नहीं, डू आई हैव योर कंसेंट, या जिस भी तरह का आपका कम्युनिकेशन है। ऐसे वीडियो एविडेंस नहीं, वो तो अलग ही वो हो जाता है। आजकल बहुत सारे केसेस हैं जिसमें एक टेम्पलेट बन गया है। आप देखेंगे
कि अश्लील वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल किया। वो अश्लील वीडियो कहाँ है, किसने बनाई, कैसी है, कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। ये जबलपुर वाली लड़की भी ऐसी, तीनों एफआईआर में लिख रखा है कि मेरी अश्लील वीडियो बना के जो है मुझे तो आपको प्रोड्यूस करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने बोल दिया तो हमें, जैसे आपने इंटरनेशनल कोर्ट से और बाहर के देशों की बात की, तो हमें बाहर के देशों से ऐसे कौन से कानून या ऐसे कौन से केसेस से सीखना चाहिए कि इंडिया में भी थोड़ी बहुत चीजें वैसे इंप्लीमेंट हो, ऐसा कुछ आपको? मतलब प्रवेश का कहना ये है, जितना मैं समझाऊं, कि बाहर भी ऐसे केसेस होते होंगे, लेकिन वहाँ हम इस तरह की बहुत ज़्यादा बातें सुनते नहीं है कि एकदम इस तरह के फिक्टिशियस रेप केस हो गए। अगर होता है तो वहाँ जेन्युइन ही होता है ज़्यादातर केसेस। ये सब यहीं पॉसिबल हो रहा है, और ये एक तरह से लैकुना है क्राइम का। ये एक तरह से एक सिस्टम के ऊपर धब्बा है अगर इस तरह के केसेस लग रहे हैं उन लोगों पर जिन्होंने एक्चुअल में नहीं कमिट किया क्राइम। तो इस तरह से कोई ऐसी रिसर्च आपके पास या कुछ बताना चाहें कि ये बात जो है किस तरह से? देखिए, मुझे जो बाहर की जितनी थोड़े बहुत मैंने स्टडी की है, और इनफैक्ट एक भारत का ही एक सिटीजन था जो यूएस में था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनके ऊपर एक लड़की ने जो है रेप का आरोप लगाया, जो कि सही नहीं था, गलत था, और वो लड़की भी इंडियन ही थी। उस लड़के को अरेस्ट नहीं किया गया, पहले इन्वेस्टिगेट किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पे सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दिया कि ये लड़की लड़के को लीड कर रही है, उसको हाथ पकड़ के लेके जा रही है, उसको स्मूच कर रही है पार्टी में, जबकि वो उसको जानती नहीं थी, पहली बार मिली थी। तो ये कंक्लूड हुआ कि जो भी था कंसेंशुअल था। उस लड़की के खुद के फ्लैट पे वो उस लड़के को लेकर गई है। तो अब देखिए, स्टिग्मा तो है, वो बंदा सफ़र तो किया, लेकिन एटलीस्ट एक सेविंग ग्रेस ये है कि वो जेल में नहीं गया, उसकी सारी लाइफ स्पॉइल नहीं हुई। तो मुझे लगता है इंटरनेशनल जो इन्वेस्टिगेशंस हैं या फिर इंटरनेशनल जो मैकेनिज्म्स हैं इन केस में डील करने के लिए, वहाँ पे एक पहले कंप्लेंट मान लो करो, तो पहले वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। यूँ नहीं कि फटाफट से उसको रेप अक्यूज्ड बना दिया, जेल में डाल दिया। इतना हैवी क्राइम है ये, इतना सीरियस क्राइम है, और रेपिस्ट जो हैं उनको बिल्कुल सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। लेकिन बहुत ज़रूरी है ये इन्वेस्टिगेशन होगा, बिल्कुल। और आपको ये लगता है कि थोड़ा इसमें इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उसके बाद जो आपको कार्रवाई करनी है, अगर आपको लगता है कि भाई एविडेंस अगेंस्ट में, तो आप कीजिए कार्रवाई जो भी। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो जबलपुर वाला केस है, इसमें ये महिला बोलती है 19 मार्च को इस लड़के ने इसका रेप किया। 19 मार्च के ऊपर के दिन पूरी उनकी व्हाट्सएप चैट है जिसमें वो उसको बोल रही है, अब आई तो रही हो, वन मोर शॉट प्लीज, लेट्स हैव वन मोर शॉट प्लीज। वो खुद उसको सेक्सुअली इन्वाइट कर रही है, तो पुलिस को नहीं दिखती वो व्हाट्सएप चैट्स? कुछ भी इन्वेस्टिगेट नहीं करते, कुछ भी महिला आई, हाँ जी रेप की कंप्लेंट लिखी, ठीक है, आदमी को उठा लिया। अच्छा, जैसे कि फेक अगर कोर्ट में प्रूव हो जाता है कि ये केस मतलब ये केस में कोई दम नहीं है और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो आदमी का पक्ष है, जो वो क्या कर सकता है? उसके बाद वो क्या ले सकता है? लड़की क्या लीगल ऑप्शंस क्या क्या हैं उसके पास? क्या लीगल ऑप्शन है? देखिए, ये मलिशियस प्रोसिक्यूशन लॉ ऑफ टॉर्ट्स में वो जा सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कुछ ऐसी धाराएं 195, 211 जिसके अंडर वो केसेस भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फैक्ट बताती हूँ, रियलिटी बताती हूँ। जिस तरह से एक रेप विक्टिम के लिए अपने जस्टिस के लिए लड़ना बहुत मुश्किल होता है, आप एक आदमी के बारे में सोचिए जो ऑलरेडी 5-6 साल इस कोर्ट सिस्टम के थ्रू गुजर चुका है। उसके बाद उनमें इतनी हिम्मत नहीं बचती, उनके पास पैसे नहीं होते, वो सोशली इतना स्टिग्मेटाइज हो चुके होते हैं कि वो पहले तो कानून इतने लचर है, उसके बाद अगर कोई प्रोसिक्यूट करना भी चाहे तो सब लोग ये बोलते हैं कि क्या वो करेगा। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर किसी आदमी ने कोशिश भी करी इस तरह का कोई प्रोसिक्यूट करने की, महिला नेक्स्ट कोर्ट में चली जाएगी, अक्विटल अपील कर देगी। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कोर्ट के पास ये बिल्कुल राइट है कि अगर उनको लग रहा है कि बिल्कुल सरासर झूठा केस था, वहीं की वहीं जो है महिला का प्रोसिक्यूशन शुरू कर सकते हैं। नहीं, इसमें जैसे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि महिला जा सकती है, तो ये कहा जाए कि इसमें अगर एक टाइम बाउंड हो जाए रेप केसेस को लेकर, अगर 6 मंथ्स हो जाएगा, भैया 6 मंथ्स में डिसाइड करना ही है, बिल्कुल, तो शायद कुछ ये जेन्युइन विक्टिम्स के लिए भी बहुत अच्छा है। और निर्भया के बाद तो ये हुआ था कोर्ट्स को बोला है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनी थी हमारी कि 6 महीने में या 2 महीने में आप ट्रायल कंप्लीट कीजिए। अब दोबारा से वही हो गया, 3-3, 4-4, 5-5 साल रेप केसेस चल रहे हैं। तो वही बात है ना, अगर आप उस टाइम पे इतना हल्ला मच गया इंडिया में, बहुत ब्रूटल केस था, बहुत ज़्यादा गलत हुआ, लेकिन आप 1 महीने में पूरा का पूरा ओवरहॉल कर दो आप अपने लॉज को। पहले ये तो समझ लो कि कहाँ पे क्या चीज़ काम नहीं कर रही,
क्योंकि अब दोबारा से हम उसी कगार पे आ गए हैं। तो कहने का मतलब ये कोई ट्रायल का टाइमिंग सेम वही चले जा रहे हैं, केसेस बर्डन हो गए। अभी एनसीआरबी के डेटा में आप देखेंगे 93% पेंडेंसी केस परसेंटेज है केसेस की, रेप केसेस की। तो बताइए किसको फिर न्याय मिल रहा है जब आप सालों साल, और ये फॉल्स केसेस हमारे सिस्टम को इतनी बुरी तरह से चोक करते हैं। महिलाएं बहुत बार मुझे ये बोलती हैं कि आप तो महिला विरोधी हो। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो झूठे केसेस होते हैं ये किसी के भी फेवर में नहीं है। ठीक है, पुरुषों के साथ तो अन्याय है, उन महिलाओं के साथ कितना ज्यादा अन्याय है जिनके साथ एक्चुअल में ये होता है। उनका टाइम, पुलिस फोर्स ओवरबर्डनड है, हमारे पुलिस के पास टाइम नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स सवेरे 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक दौड़ते रहते हैं। वहीं पे आप इतने सारे केसेस जो हैं झूठे आपके सिस्टम में आ रहे हैं और आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो क्या करेंगे लोग? तो एडवांटेज लेंगे ही लेंगे ना, और केसेस भी बढ़ेंगे और पेंडेंसी भी बढ़ेगी। अब टाइम तो लिमिटेड ही है ना हमारे ऑफिसर्स के पास, कोर्ट्स के पास। जो विक्टिम है वो कहीं ना कहीं जब उसको दिखता है कि मेरे साथ अन्याय ही हो रहा है, हर जगह ही हो रहा है, हर फोरम पर हो रहा है, तो वो भी फिर उस हिसाब से डील करता होगा, ठीक है हो रहा है तो फिर मैं, जो पहले लक्यूना थे फिर वही लक्यूना जब भी आ गए हैं, तो फिर आपने इतना ज्यादा ओवरहॉल करा, उसका फायदा क्या हुआ? एक बार देश में जैसे कि विमेन कमीशन है, मेन कमीशन भी आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, 100% आना चाहिए। ऐसे इतने सारे आदमी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हमारी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए जेंडर या कास्ट या सेक्स या किसी भी चीज़ के बेसिस पे, लेकिन आदमियों के खिलाफ तो इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, इतने सारे लॉज आपने बनाए हुए हैं, सिस्टम डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। हो सकता है दीपिका जी ये पूछे कि आप इतना फेवर क्यों कर रहे हैं पुरुषों का, मतलब इसके पीछे क्या कहानी है, इसके पीछे कोई, मैं चाहता हूँ वो भी आप डिस्कस कीजिए कि आप इस वजह से फेवर कर रहे हैं, ये रीजन है पुरुषों को फेवर करने का। एक तो जितने भी आपने केसेस देखे वो जेन्युइन केसेस देखे, उसमें मतलब क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा महिलाएं एकदम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। आप राइट्स के लिए तो बहुत लोग खड़े होते हैं, लेकिन तो इसके पीछे क्या कहानी बात आती है तो बहुत इक्के दुक्के लोग दिखते हैं हमें। देखिए मेरा इस स्पेस में आना ऑब्वियसली पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से हुआ था, इसलिए मैं न्यूएंसेस इन केस की बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ, एविडेंसेस बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ, एफआईआर के जो टेम्पलेट्स होते हैं जो बिल्कुल रेगुलर सेम ही लैंग्वेज लिखाई होती है उसको बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। मेरे अपने परिवार में एक झूठा दहेज का मुकदमा हुआ था, एफआईआर नहीं हुई थी बट डराया धमकाया गया था, और उसी वजह से हम लोग को बहुत सारे पैसे भी देने पड़े थे। सफ़ेद झूठ जिसको बोलते हैं ना, वो इन केसेस में लिखा हुआ था, या हमारे भी केस में लिखा हुआ था। मुझे भी अक्यूज्ड बनाया गया था, जबकि मैं उससे पहले ऐसे बहुत सारे वाक़या हो चुके थे जहाँ पे महिलाओं के लिए, जिसको मैं जानती भी नहीं, पब्लिक में या ट्रांसपोर्ट में उनके लिए खड़ी हुई और एक आदमी के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी। अब ऐसी महिला को अगर आप ये बोल देंगे कि वो अपनी भाभी को हर रोज़ पीटती थी, और जो सरासर झूठ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा कि आप कोर्ट में इतना ज़्यादा फॉल्स एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं, और कोर्ट्स क्या बिल्कुल अंधी है, देखती नहीं है। तब लोगों ने बताया कि 498A जो है इसका बहुत मिसयूज़ होता है इस कानून का, और पुरुषों के सुनवाई के लिए कुछ नहीं है, आपको पूरे परिवार को पहले जेल में डाल देंगे और उसके बाद आपकी सुनवाई होगी। तो वो शुरुआत थी, बट धीरे धीरे जब इन केसेस को देखने लगी तब समझ में आया कि भैया पुरुषों के साथ भी बहुत गलत हो रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है। और मुझे तो कोई रीज़न नहीं दिखता कि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो जस्ट बिकॉज वो आदमी है। क्यों भैया, उन्होंने कौन सा ऐसे पाप कर दिए? और ये बोलते हैं कि महिलाओं के साथ सदियों से प्रताड़ना चली आ रही है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हुआ है, गलत था, गलत रहेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है ना कि आप किसी भी इनोसेंट आदमी को उठा के उस पुराने गलतियों का रिवेंज आप ले लो। तो इस वजह से मुहिम शुरू की थी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, उसको 10 साल हो गए चलाते हुए। मुझे दिखता है अभी एक केस जो किया, मेरे पास तो हर रोज़ ही खैर केसेस आते रहते हैं, शादी हो गई, डिवोर्स का सिचुएशन आ गया, दहेज का केस लगा देंगे, 125 का केस लगा देंगे, डीवी का केस लगा देंगे, बच्चे से अलग कर देंगे, उसको बच्चे का मुंह नहीं देखने देंगे, बच्चे को देखने जा रहे हैं तो बच्चे के देखने के टाइम पे ये बोल देंगे कि इसने मेरे को असॉल्ट किया। मतलब कहाँ तक कोई आदमी बचेगा? और फिर उसके बाद उसको उतनी इक्वल हियरिंग नहीं दे रहे हैं जितनी महिला को दे रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये प्रिजम्पशन कि आदमी ही गलत होता है। मैं महिलाओं के खिलाफ या पुरुषों के लिए नहीं लड़ रही हूँ, मैं इस सोच के खिलाफ लड़ रही हूँ कि पुरुष ही हमेशा गलत होते हैं, जो कि सही नहीं है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि गलत होती हैं, और मुझे लगता है न्याय की जब हम बात करते हैं, जस्टिस की हम बात करते हैं, तो वो इक्वल होना चाहिए। उसमें अनअपोलोजेटिक हूँ मैं इस बात के लिए कि भैया आदमी अगर सही है और अगर आप उसके खिलाफ गलत कर रहे हो तो उस महिला को भी सज़ा मिलनी चाहिए जितनी उस आदमी को मिलनी चाहिए अगर वो महिला के खिलाफ गलत करता है। और मेंस कमीशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम तो अभी दिल्ली में बैठे हैं, हम इन चीज़ों की बहुत ओपनली बात करते हैं,
छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में, कल मैंने एक वीडियो रिलीज़ करी, एक छोटे से कस्बे में एक आदमी की 2 मिनट की वीडियो थी, सुसाइड अटेम्प्ट किया, उसने पॉइजन खा लिया, उसने कहा उसकी वाइफ और उसकी फैमिली ने उसकी बिल्कुल ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हर रोज़ ऐसे सुसाइड केसेस मेरे पास आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तो कोई प्लेटफॉर्म बनाओ आप जहाँ पे आदमी भी जाके अपनी सुनवाई कर पाए, और वहाँ सुनवाई होनी चाहिए, होनी बिल्कुल होनी चाहिए। ये नहीं कि वहाँ सिर्फ बना दिया प्लेटफॉर्म, एक फॉर्मेलिटी के लिए बना दिया। अब जैसे एक लड़का मेरे पास थोड़े टाइम, कुछ महीनों से मैं उसको गाइड कर रही थी, एक महिला के साथ जीवनसाथी.com से मिला, अब वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट हो गई, उसको नहीं आई फीलिंग भैया बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड कोई ज़रूरी थोड़ी ना जीवन साथी से मिले हैं तो मैं आपसे शादी कर लूँगा। कहती तुमने इतने दिन मुझसे बात क्यों करी, तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया, मैं रेप केस लगाऊंगी। मेरे पास पूरे प्रूफ है, रेप केस लगाने पहुंच गई। कह रही है कि तुमने मेरे ट्रस्ट को वो किया है, बिट्रे किया है, और अगर तुम्हारे को मौका मिलता तो तुम शायद मुझसे सेक्स भी कर लेते। सेक्स एडमिट कर रही है कि सेक्स नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन रेप केस लगाने पहुंच गई। मैंने उस लड़के को बोला लगाने दो, लगाने दो, जितने और भेजती है मैसेजेस ना सारे के सारे डॉक्यूमेंट करते जाओ, सीधा सीपी के पास जाएंगे। इवेंचुअली जब उसको पता चला, उसने बोल दिया उसको जो करना है जाके कर लो। फिर उसके बाद उसने, इसमें एक और फैक्टर है, जैसे कि आपने तो उन्हें गाइड किया इतना, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई है ही नहीं ऐसा कोई बताने वाला, वो डर जाते हैं कि पहले तो घर वाले सुनेंगे नहीं। अब एक जो 22-25 साल का लड़का वो तो पहली बार वो ये सोच के ट्रॉमा में चला जाएगा कि अरे अब मेरे घर वाले तो विश्वास ही नहीं करेंगे, सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करेगी, हाँ इसने तो किया ही होगा। तो ऐसे लोगों के लिए तो मतलब दीपिका जी बहुत सही बता रही हैं, और ये सबके लिए कि आप कोई भी चीज़, एक एविडेंस तो आप अपने पास रखिए, क्योंकि बिना एविडेंस के आप कितना भी चिल्लाएंगे, कुछ भी बोलेंगे तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब हर कोई इन्वेस्टिगेशन अपने पैरेलली करता रहे, वो ज़रूरी है, और रिलेशन भी करिए। जैसे ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि लड़की जो है वो एलिगेशन लगाया और बाद में पता लगा खुद ही एडमिट कर रही है। तो मतलब देखो सिंपल सी बात है, जैसे स्वाति मालीवाल जो है दिल्ली की चेयरपर्सन, कहीं पे किसी महिला की सुनवाई नहीं हो रही है, वो पहुंचती है ना, अगर पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है वो पहुंचती है ना। वैसे ही अगर मेंस कमीशन एक हो और एक आदमी को बिल्कुल बेजा फंसाया गया है, वो इस कमीशन को लिख सकता है ना कि जनाब मेरे पास 1000 प्रूफ्स हैं प्रूफ करने के कि मैं बिल्कुल इनोसेंट हूं, लेकिन फिर भी पुलिस मेरी सुनवाई नहीं कर रही है, मेरे को फंसा रही है, मेरे परिवार को फंसा रही है। तो दीपिका जी मैं 5 पॉइंट ऐसे जानना चाहता हूं जिससे ये परिस्थिति बदल सकती है। पहला आपने बताया एविडेंसेस अपने पास रखिए, दूसरा इसमें ये हो सकता है कि ट्रायल बहुत जल्दी होना चाहिए कंक्लूड, तीसरा इसमें कोई भी मामला ऐसे दर्ज नहीं हो, पूरी थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो, चौथा अगर कोई विक्टिम को, विटनेसेस को थ्रेट करे उसी दौरान जब ये सब चल रहा हो तो उसके खिलाफ इमीडिएटली मुकदमा दर्ज हो और एक्शन हो। और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप बता सकते हैं कि ये केसेस कम हो और ये केसेस खत्म हो। मैं तो ये कहता हूँ, देखिए हम किसी के माइंडसेट को तो बदल नहीं सकते, लेकिन हम ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर सकते हैं जो मैंने बोला कि हमारी लॉ मेकर्स और हमारी कोर्ट्स को कॉग्निजेंस लेनी पड़ेगी। अगर वो एक्चुअल में इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं और चाहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, लेकिन उस एवज में ये नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल निर्दोष किसी पुरुष को जो है पीनलाइज करें। तो पनिशमेंट मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और मैं बिल्कुल क्लियरली बोलती हूँ, ये सिर्फ मैं महिलाओं के केस में नहीं बोल रही हूँ, कोई भी अगर कानून का किसी भी तरह का दुरुपयोग करता है, देयर शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग डेटरेंट कि आप इस तरह से आके यहाँ पे अपने डिस्प्यूट्स नहीं रिजॉल्व करते। दैट इज नॉट व्हाई द कोर्ट्स आर, कितने 8 करोड़ शायद 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है हमारी कोर्ट्स में। क्या मतलब है उसके लिए, काम इंसान के लिए सोच भी नहीं सकता है। उस किसी इंसान को पता नहीं चलता है जब तक उसको कोर्ट या कचहरी के धक्के नहीं खाने पड़ते हैं। और दूसरी मेंस कमीशन की तो मैंने बात करी थी। तीसरी बात, क्योंकि आज हम मीडिया में हैं, मैं आज तक में बैठी, क्राइम तक में बैठी हूँ, मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग कोशिश कीजिए कि आपके जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं या जो न्यूज़ चैनल्स हैं, आप एक बार उनके पास ज़रूर जाइए अपने सबूत लेकर। कोशिश कीजिए कि मीडिया को बताइए कि आपके साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है, और अगर आपका मीडिया सपोर्ट करे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे केसेस में हेल्प हो जाती है, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। पुलिस भी फिर ये करती है कि हम लोग एकदम से इसके साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सारे लोगों को पता है कि इस केस का वो क्या है। चलिए दोस्तों, जबलपुर वाले केस में भी क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा उसको फैला दिया था, कंप्लेंट वगैरह फाइल कर दी थी, तो नेक्स्ट वाली जो है वो केस ही फाइल नहीं हुआ उसका, छठा जो वो रेप केस फाइल करने वाला है, आपने थ्रेड भी आने लगा, वो सेम उस लड़की वो तो वो जिन महिलाओं को ये लगता है ना कि महिलाओं का कुछ नहीं हो सकता, उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता है, वही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। लेकिन मुझे उनसे नहीं, लेकिन आप ऐसे डट के खड़े रहिए, और ऐसी मतलब जिनके साथ कोई नहीं खड़ा है, दीपिका जी उनके साथ है, और आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो दीपिका जी से आप ट्विटर पे कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी चीजें उन्हें बता सकते हैं, वो जरूर
थोड़े बहुत जो केसेस ट्विटर, फेसबुक, मेरी ईमेल dnbhere@gmail.com है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ मेंस राइट्स के लिए एनजीओज भी हैं जो काम कर रहे हैं, फ्री पुरुषों के लिए हेल्पलाइन चलाते हैं। सेव इंडियन फैमिली है, 8882498498, उनको कॉल कर सकते हैं। सहोदर ट्रस्ट है, 9811850498, उनको कॉल कर सकते हैं, सलाह लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके एपिसोड में मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, प्लीज़ सुसाइड मत कीजिए, प्लीज़ सुसाइड मत कीजिए, क्योंकि आपका परिवार पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है आपके सुसाइड करने से, और उनकी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती हैं। चलिए, आपको वीडियो कैसी लगी और दीपिका जी के विचार कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।